नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 18 की पंचायत में। मैं हूं अजय। ऐतिहासिक एक कानून केंद्र की सरकार लेकर आई है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि अब तक जिन तबकों को आरक्षण नहीं मिला था, सामान्य वर्ग के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सभी के लिए आर्थिक आधार पर, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, 10% आरक्षण देने का कानून बनाया गया है। सवाल यह है कि क्या यह कानून सियासत है या जरूरत है? यह सवाल विपक्ष के लोग उठा रहे हैं कि सियासी वजह से लाया गया है या जरूरत के हिसाब से लाया गया है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बॉल ने, लोग कह रहे हैं इसको मोदी की फिरकी, जिसमें पूरा विपक्ष फंस गया क्या, या पूरे विपक्ष को एक साथ ऑल आउट कर दिया क्या? आने वाले दिनों में 2019 के महासमर में यह एक बड़ा दांव साबित होगा। क्या है इनके मायने? आज 18 की पंचायत में हम ये समझेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए तमाम मेहमान और तमाम वो युवा जिनको आरक्षण की जरूरत है या नहीं है, या इससे क्या फायदा होगा, कितनी इसमें राजनीति है, कितनी जरूरत है, ये सारी बातें ये युवा भी बताएंगे। और हमारे साथ तमाम दलों के भी नेता और तमाम समाज के अलग अलग वर्गों के भी लोग हैं, सभी से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। सूबा ही नहीं, देश के सियासी गलियारे पीएम मोदी के आरक्षण पर खेले गए इस मास्टर स्ट्रोक से गूंज रहे हैं। सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के लिए बिल लाया गया है। इसका फायदा सवर्ण समेत कई जातियों के अलावा मुस्लिम, जैन, सिख जैसे समुदायों को होगा। संविधान में अब तक सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की देश में लंबे समय से मांग हो रही थी। संविधान संशोधन के जरिए मोदी सरकार ने ये कर दिखाया। इसके लिए आरक्षण के मौजूदा कोटे को 50% से बढ़ाकर 60% किया गया है, ताकि पहले से आरक्षण पाने वाले तबके का नुकसान न हो। संसद में बहस के दौरान आरजेडी को छोड़ किसी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन बिल की टाइमिंग पर विपक्ष ने सवाल जरूर उठाए और इसे चुनावी फायदे के लिए बनाया गया कानून बताया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब कुछ इस अंदाज से दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ये चुनाव के समय क्यों लाए? मुझे बताइए, ऐसे कोई 6 महीने हमारे देश में जाते हैं क्या जब कहीं न कहीं चुनाव ना हो? अगर 3 महीने पहले लाता तो आप कहते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, तेलंगाना के चुनाव के लिए लाए हो। उसके पहले लाता तो आप कहते थे कर्नाटक के चुनाव के लिए लाया हूं। यानी हिंदुस्तान में चुनाव साल में 2-2 बार चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते। विपक्षी दलों ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगे झटके से उबरने के लिए सरकार ने इस आरक्षण का सहारा लिया। कई पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि 3 राज्यों में हार के बाद बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा था। पिछड़ों को साधने की कोशिश में नाराज हुए अगड़ों को कैसे मनाया जाए। आर्थिक आधार पर लाया गया 10% आरक्षण दरअसल अगड़ों को मनाने की कोशिश है। लेकिन खास बात यह है कि इस आरक्षण के दायरे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के वो गरीब लोग आएंगे जिन्हें अब तक आरक्षण नहीं मिल रहा था। लेकिन सच ये भी है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में सवर्णों ने भारी संख्या में नोटा का बटन दबाया था, जबकि सवर्णों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में 2019 में ये कदम बीजेपी के लिए कितना प्रभावी हो सकता है, उसे आंकड़ों से समझिए। देश में 125 सीटें ऐसी हैं जहां पर सवर्ण वोटर ही सबसे ज्यादा फैक्टर है। 2014 के अनुमान की माने तो 125 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां हर जातिगत समीकरणों पर सवर्ण उम्मीदवार भारी पड़ते हैं और जीतते हैं। अगर इसी मुद्दे को बीजेपी सही से लागू कर पाई और भुना पाई तो इन सीटों पर उसे फायदा मिलेगा। उत्तर भारतीय राज्यों की राजनीति में सवर्ण जातियां अहम किरदार अदा करती हैं। सेंटर फॉर स्टडी डेवलपिंग सोसाइटी के सर्वे के मुताबिक बिहार में 18%, मध्य प्रदेश में 22%, उत्तर प्रदेश में 25%, दिल्ली में 50%, झारखंड में 20%, राजस्थान में 23%, हरियाणा में 40% और छत्तीसगढ़ में 12% सवर्ण जातियों के लोग हैं। सर्वे बताता है कि 2014 के आम चुनाव में 54% हिंदू सवर्णों ने बीजेपी को ही वोट दिया था। वहीं 2004 के चुनाव में 35.3% सवर्णों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था।
उधर बीजेपी के इस कदम से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस कह रही है कि जैसे तैसे सत्ता में वापसी की जुगत में लगी बीजेपी जल्दबाजी में ये कानून लेकर आई है, लेकिन मोदी की फिरकी के आगे सभी दल समर्थन को मजबूर दिखे। बहरहाल बीजेपी इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है। अब देखना होगा कि ये दांव सत्ता वापसी की कोशिश में कितना कारगर साबित होगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि आर्थिक आधार पर लाए गए आरक्षण से किसको और कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब मैं मिलवाता हूं उन लोगों से जिनके साथ आज हम इस आरक्षण के सभी पहलुओं को समझेंगे और बात करेंगे। मेरे साथ अजीत सिंह दौला साहब हैं, महासचिव हैं यूपी कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। अवधेश कुमार जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, सभी पहलुओं को बड़े अच्छे से समझते हैं वो, और हमें समझाएंगे कि इसके क्या मायने हैं और क्या नहीं है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनिरुद्ध सिंह साहब, समाजवादी पार्टी से समर्थन तो किया है लेकिन बड़े बेमन से, बहुत सारी आपत्तियों के साथ, ये भी हम उनसे समझेंगे। इसके अलावा मेरे साथ अनिला सिंह जी बीजेपी की नेता जुड़ रही हैं कुछ ही पलों में। वसीम गाजी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पहली बार बीजेपी की सरकार ने इन लोगों को आरक्षण दे दिया क्या? ये इसमें तो सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इसमें शामिल होंगे, सामान्य वर्ग के लोग। और मेरे साथ सुमंत कुमार सिंह हैं जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के प्रवक्ता के तौर पर है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अजीत सिंह दौला साहब, सबसे पहले आपसे, एक बॉल ने आप सभी को चित कर दिया, पूरे विपक्ष को चित कर दिया, ऑल आउट। नरसिंह राव जी की सरकार के टाइम पे वीकर सेक्शंस को 10% आरक्षण का प्रावधान लेकर ही पास किया गया और सर्वोच्च न्यायालय से उसको रद्द किया गया। नहीं आ पाए ना कुल मिलाकर। एक मिनट, ये कह देना कि कांग्रेस उनकी फिरकी से परेशान हो गई या कांग्रेस ने पूरा भी छटपटाहट है, कांग्रेस से लेकर समाजवादी हो, तमाम दल। प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन किया। सब लोग चाहते हैं कि देश के गरीबों को कैसे सहारा मिले, वो आगे बढ़े, वो भी तरक्की के रास्ते पाएं। लेकिन प्रश्न सिर्फ ये है कि जो सरकार जिसके 2 महीने बचे हैं उसकी मंशा क्या सचमुच गरीबों को सहारा देने की है? क्या उनको साथ लेकर आगे बढ़ाने की है? संविधान में संशोधन हो गया, इस बात के लिए कानून बन गया, या सिर्फ इस बात के लिए? क्या शक है? वो शक इसलिए है, अगर ये 5 अप्रदों से में नहीं हारते तो ये अभी भी आने वाला नहीं था। ठीक है, ये इसलिए आया है, ये इसलिए आया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और नौकरियां पूरी नहीं दे पाए, नोटबंदी से देश की कमर तोड़ने का काम किया गया, व्यापारी पैसा, वो सारे मुद्दे अपनी जगह पर हैं, सारे मुद्दों पर आप बात करते हैं, आरक्षण की बात करें, इससे मदद मिल जाए तो ये उसको मदद करने की मंशा नहीं है कि कुर्सी वापसी मिल जाए, इसके रास्ते ने खोजने का काम किया, ये कोशिश करी है। तो आपको क्या लगता है कि सवर्ण इससे नाखुश है क्या? नहीं, अब प्रश्न ये है क्या सचमुच हम संख्या जो हमारी पार्टी के नेताओं ने जाहिर की, सदन में भी जो बात आई खुलकर, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उस सरकार को, उनकी मंशा पर हमें संदेह है कि वो इनको मदद करना चाहती तो इसको बहुत ईमानदारी से पूरे देश के आंकड़े इकट्ठे करते। आप पूरे देश की जातिगत जो आंकड़े, अजय सिंह ये सारी बातें कल संसद में कही गई हैं आपके नेताओं की तरफ से, लेकिन आखिरी सच सुनिए, आखिरी सच तो ये है कि ये कानून बन चुका, ये आप समझिए, और सवर्ण केवल ये देख रहा है या वो पूरा सामान्य तबका जिसमें वसीम गाजी साहब भी शामिल है कि आरक्षण उनको मिल गया, ये आप लोग नहीं कर पाए 70 सालों में। प्रश्न ये है, आपने कहा कि कानून आपको आउट कर दिया कि नहीं कर दिया, ये सवाल है। समाजवादी पार्टी से भी मैं पूछता हूं, सारे लोग साथ थे, सब लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन लाने वाली कौन थी? बीजेपी की सरकार। आप लोग ला नहीं पाए। अगर आपकी मंशा थी हम लाने तो इन 70 सालों में ले आए होते। समाजवादी पार्टी भी रही आपके साथ लंबे समय तक केंद्र में। बताइए, आउट, विपक्ष ऑल आउट, एक बॉल से। कोई विपक्ष आउट नहीं है, इनको विपक्ष ने आईना दिखाया है। विपक्ष ने आईना दिखाया, बिल्कुल, ये विपक्ष को आईना दिखाया मोदी ने 3 राज्यों में जिस तरह इनकी हार हुई है और सवर्ण समाज ने जिस तरह नोटा का इस्तेमाल किया है, इनको आईना दिखाया, इनकी औकात बताई, बीजेपी वालों को बताया कि दिखाया कि बहुत उड़ने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप जिस तरह जुमले और झूठबाजी करके सरकार में आए थे तो खुश कर दिया, समय चला गया, बिल्कुल खुश नहीं किया, विपक्ष की बोलती बंद कर दी ना। गुमराह करने की जो आदत भारतीय जनता पार्टी, कैसे गुमराह कानून बना दिया, अब आरक्षण मिलेगा। 4 साल 8 महीने लग गए उनको ऐसा कानून बनाने में। अजय जी आप बताइए, 70 साल में नहीं बना, ये तो नहीं, कोई बात नहीं, 70 सालों में जो नहीं 4 साल लग गए तो बहुत हो गया। नहीं,
मंशा पे संदेह है उनकी। अगर 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं कहता हूं, मैं नहीं मानता कांग्रेस ने नहीं किया, या 70 सालों में विकास नहीं हुआ, जनता लोग बैठे यहां पे ये बताएंगे 70 साल में अगर नहीं होते तो आज हम लोग यहां नहीं खड़े होते। नहीं, ऐसा कहना की बात नहीं। जो वादे करके नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, किसानों की क्या हालत कह रहे हैं या अनिला जी इसका जवाब देंगे। और वो कल संसद में भी कहा उन्होंने, अब तो जाने का समय आ रहा है, करोड़ मुद्रा में दिए, समय आ गया, जब जाने का समय तब याद आ रहा है उन्होंने यही कहा। अब तो समय नहीं बचा करने का उनके पास, अब तो समय नहीं बचा। मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए ना कि विपक्ष को एक बॉल से ऑल आउट कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं विरोध कर पाया आरजेडी को छोड़ करके। जनता के हित में कोई भी पार्टी नहीं है, जनता के जो हित में काम होगा कोई पार्टी विरोध करेगी, और जो विरोध करेगी वो सत्ता में दोबारा। तो आप ये मानते हैं ना कि जनता के हित में है ये? बिल्कुल जनता के हित में है। तो ये अब तक क्यों नहीं आ पाया? 70 सालों में भाई 70 सालों में नहीं आ पाया, तो जो भी बहुत सारी, तो इसका क्रेडिट तो देंगे ना इस सरकार को। अगर ये अच्छा काम किया ना, मंशा ठीक होती, ये अच्छा काम किया ना, मंशा ठीक होती, मंशा, ये नतीजों को देखेंगे या मंशा को देखेंगे? ना मंशा देखेंगे उनकी। अगर नतीजा दिखाई दे रहा है ना, आप बताइए, अगर यही आरक्षण जो संशोधन के लाए हैं 10% का, अगर 1 साल पहले भी ले आते, 15 महीने पहले भी ले आते, तो आज जो 4 लाख केंद्र में और 25 लाख 5 साल पहले भी अगर आ गया रहता, 10 साल पहले भी अगर आ गया होता तो और फायदा मिला होता फिर सभी को। नौकरी मिल चुकी होती, ये भी तो है। उन गरीबों को नौकरी मिल चुकी होती तो बेरोजगार यहाँ बैठा है, उनको नौकरी पे होते आजकल। यही तो दर मारे भटक रहे हैं। तो आज मगर उनकी आया तो उनकी मंशा नहीं थी। जब भी आगे आ गया तो रूप से पिछड़े जो सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों के लिए कानून बना नरसिंह राव जी की सरकार में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया, क्योंकि संविधान में आप बताइए आप लोगों ने। इसका मतलब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी समर्थन में थी, उनको आगे आरक्षण देना चाहती थी और सदन में किया। अब प्रश्न ये है कि जो सरकार वर्तमान केंद्र में है आज जो उसने जो काम किया है, आप समझिए। अजीत सिंह जी, आप अजीत सिंह जी आप गलत बोल रहे हैं। अजीत सिंह जी आप गलत बोल रहे हैं। कहां जा रहे हो? अजीत सिंह जी आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत कैसे बोल रहे हैं? बिना तैयारी नहीं, नरसिम्हा राव सरकार ने गलत किया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिराया, क्योंकि संविधान में सिर्फ 2 ही आधार पर आरक्षण की व्यवस्था रही है, ये आप जानते हैं। बिल्कुल। और नरसिम्हा राव भी जानते थे, उनकी सरकार भी जानती थी कि केवल सामाजिक पिछड़ेपन या शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था के लिए पहले आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता, जो आपने नहीं किया, केवल आरक्षण ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिरा दिया क्योंकि संविधान में इसकी व्यवस्था ही नहीं थी। तो ये इस सरकार ने पूरी तैयारी के साथ यह काम किया है। अवधेश जी से मैं समझूंगा, अब अवधेश जी का क्या राय है इस पर? मेरे साथ अनिला सिंह जी भी बीजेपी की नेता जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है अनिला जी आपका भी यहां पर कार्यक्रम में। अवधेश जी के पास जाऊं इससे पहले मैंने यह सवाल उठाया था कि क्या सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने विपक्ष को एक बॉल से ऑल आउट कर दिया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नहीं, ये सिर्फ छलावा है। देखिए, मुझे विपक्ष ऑल आउट हुआ नहीं हुआ इसके बारे में मुझको बिल्कुल भी नहीं पता है, परंतु ये जो मांग थी ये बहुत अरसे से चली आ रही थी और नरेंद्र मोदी जी की हार्दिक इच्छा थी कि ऐसे गरीब, वंचित, शोषित लोग जो कि सामान्य वर्ग में तो आते हैं परंतु वो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। आज उनकी दिवाली जरूर हुई है और वो हुई है केवल और केवल 3 राज्यों में झटका लगा। देखिए, ऐसे 3 राज्यों के विषय की अगर हम बात करते हैं तो अजय जी, 3 में से 2 राज्यों में तो कांग्रेस मेजोरिटी में आई ही नहीं है, उसने तो सहारे से सरकार बनाई हुई है। और मध्य प्रदेश में तो वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है। हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है क्लियर मेजोरिटी में ये आए हैं, तो 3 का बिल्कुल दावा ना करें। हाँ, एक प्रदेश में जरूर ये, लेकिन वही अगर नाराजगी नहीं होती जिसकी झटके की वजह से इस कानून को बनाने को कहीं ना कहीं सोचना पड़ा, तो शायद वहां भी सरकार नहीं जाती। देखिए, जो लोग जातिगत राजनीति करते हैं तो उन्होंने अभी पार्लियामेंट में भी बड़ा गुड़ा भाग करके दिखा दिया कि इतने दलित हैं और इतने पिछड़े हैं तो उनका जो वोट परसेंटेज है इतना ज्यादा है, तो आप जो है आरक्षण उसी अनुपात से दीजिए। तो अगर हम वोट बैंक की भी राजनीति करते हैं तो कहीं नहीं कहीं अगर हम SC ST OBC को मिला देते हैं तो वोट परसेंटेज उनका कहीं ज्यादा है सामान्य वर्ग से। तो नरेंद्र मोदी जी ने वोट परसेंटेज को बिल्कुल दिमाग में नहीं रखा है। उनका एक ही एक मकसद है, सबका साथ सबका विकास। तो उसके लिए जो सामान्य वर्ग से भी जो वंचित लोग थे, शोषित लोग थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये कदम उठाया। सवर्ण कह लीजिए या पूरे सामान्य तबके को कहते रहिए, कहीं ना कहीं उसको यह लगने लग गया था कि उसकी बात कोई नहीं करता,
केवल वोट पॉलिटिक्स अगर होती है तो वो ओबीसी को लेकर के होती है, या दलितों को लेकर होती है, या मुस्लिम समुदाय को लेकर होती है, सामान्य तबके का कोई रखवाला नहीं। लेकिन इससे उस सोच में बदलाव पैदा होगा, इसलिए यह ऐतिहासिक इसको माना जाना चाहिए। नहीं, इतिहास तो कई रूपों में है। आप सोचिए कि जिस संसद में, जिस राज्यसभा का इसी सेशन में 3/4 समय बर्बाद हुआ, आपस में बहस के लिए तैयार नहीं थे, उसमें सारे दल बैठे, एक प्रकार से सर्वानुमति से पारित हुआ, साथ विरोध का कोई अर्थ नहीं है। सारे जितने संशोधन आए वो रिजेक्ट कर दिए गए, सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रपोजल आया वो रिजेक्ट हो गया। एक दिन पहले, एक दिन घोषणा होती है कि कैबिनेट ने फैसला कर दिया आरक्षण लाने का, दूसरे दिन वो लोकसभा में पास हो जाता है, तीसरे दिन राज्यसभा में पास हो जाता है। तो ये सब तो इतिहास ही है ना। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसे निर्णय ऐतिहासिक कम हुए हैं जहां इस ढंग से हुआ हो। मनसा इतना ही खराब था तो सवाल यह है कि आप रिजेक्ट कर देते कि मनसा। कांग्रेस पार्टी पूरे दिन ये तय ही नहीं कर पाई जिस दिन घोषणा हुई कि हमको इस पर क्या फैसला करना है, और टीवी के डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता गए ही नहीं उस दिन। हम लोग सब जगह थे, वो फैसला नहीं कर पाए कि हमको क्या करना है। मैं कह रहा हूं क्लीन बोल्ड, तो इसलिए देखिए, अब उसमें मैं तो उसमें जाऊंगा नहीं। या आप क्लीन बोल्ड भी कहिए, नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी कहिए, आप वो सब कुछ चल रहा है, वो चीजें चलती रहती है, कोई पार्टी अपनी डिफीट नहीं करती है। लेकिन आज जैसे अब इन्होंने नरसिंह राव का नाम लिया, भैया कांग्रेस के तो अब किसी सभा में नरसिंह राव का एक फोटो भी नहीं लगता है। मैं उस समय उस जगह का गवाह हूं, नरसिंह राव की मृत्यु हुई थी और उनका शव कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं उसका चश्मदीद गवाह यहां खड़ा हूं। नरसिंह राव ने तो इस देश में बहुत काम किया। मैं तो मानता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी एक प्रधानमंत्री ने इस देश को बदला और महत्वपूर्ण काम किया, उसमें नरसिंह राव थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं स्वीकार किया था कि न्यूक्लियर विस्फोट मैंने जरूर किया था, लेकिन वो तैयारी नरसिंह राव जी की थी और मुझे उन्होंने प्रेरित किया इसके लिए। तो कांग्रेस तो स्वीकार थी। अब आइए इस विषय पर। देखिए, ये बात सच है कि हमारे देश में सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को आरंभ में आरक्षण मिला था। उस समय भी काका कालेलकर कमेटी बैठी थी, लेकिन जाति के आधार पर दूसरे आरक्षण, इसके पक्ष में नेहरू जी नहीं थे, उन्होंने भी नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा जी के समय में आई, इंदिरा जी ने नहीं किया। राजीव जी पर बहुत दबाव था, बसंत साठे एकदम खड़े हो गए कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, उस समय नहीं आया। आज जो लोग कह रहे हैं वो उस समय को भी याद करें कि किन परिस्थितियों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण आया था। वो तो इससे भी खराब परिस्थिति थी जिसमें आया था। तो वो लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, जो लोग जाति तोड़ने के नाम पर राजनीति में आए थे, आरक्षण के नाम पर वो देश में जातियों के नेता बनकर के खड़े हो गए। इस देश में आरक्षण की विडंबना रही है और उसमें ऐसा लगा है जैसे कि इन आरक्षण के बाहर जितने लोग हैं वो सारे एकदम संपन्न हैं, सेठ साहूकार हैं, मलाई चापने वाले हैं और वो सब पिछड़ा और दलितों के दुश्मन हैं, इसलिए उनके लिए कुछ करो ही नहीं। तो कई बार चाह करके भी बहुत सारी बातें किसी को करने में गुरेज होती थी। तो हम सबका उद्देश्य है कि इस देश में सबको जीविकोपार्जन का साधन मिलना चाहिए, चाहे वो आरक्षण हो, कोई भी उद्देश्य हो। ये जो अब आर्थिक आधार पर आरक्षण आया है, वसीम गाजी साहब आप स्कॉलर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिक्स में भी आप रहे हैं, इससे वो दीवारें टूटेंगी एक तरह से, ये भी कहा गया है संसद में। जो कोटा बचा हुआ है जनरल क्लासेस का, उसी में से आपने ये कह दिया कि साहब ये आर्थिक बुनियाद पे दिया जाएगा। तो उसी जनरल में जो पिछड़े हैं कौन करेगा आर्थिक रूप से, उनको तो मदद मिलनी चाहिए ना। ये गलत फैसला कौन करेगा? आप ये बताइए, हर आदमी ये कहेगा कि साहब मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं तभी तो मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं। नियम है वो तो सारे, क्या नियम है? तमाम जो सरकारी योजनाएं सब पर लागू होती है आर्थिक आधार पर। दूसरी बात यह है कि अभी जो इनकी नियत थी वो ये था कि इनकी मीटिंग हुई थी और ये मैडम को मालूम होगा, मध्य प्रदेश में लोगों ने इनसे मुतालबा किया था कि साहब ये सुरणों को जो है मिलना चाहिए आरक्षण, और उन्होंने कहा चूंकि नहीं मिला और ये ऑन रिकॉर्ड का है तो उन्होंने नोटा पर जो है मोहर लगाई। और इसकी वजह से जो उसके कंसिक्वेंसेज हुए, जो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो हालात हुए, तो एक तो गवर्नमेंट के लाने का जो बिल लाने का जो टाइम था, अब जब चूंकि गवर्नमेंट जा रही है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, नौकरियां है नहीं, और उसी में से जो कोटा है उसमें से आपने कह दिया कि 10% जो बचा हुआ है, जो एसटी ओबीसी को देने का जाएगा, तो जो शेष है उसी में आरक्षण जाएगा। आप कौन सा तर्क दे रहे हैं? अब ऐसा, ये तर्क मैं सही दे रहा हूं। दूसरा यह है कि राजनीति तो होगी, कोई पार्टी इस देश में अगर आई है ऐसा था जुमलेबाजी,
चुनाव लड़ने के लिए आई है, मैं नहीं बोल रहा था। फैसला जब आप बोले आप बीजेपी बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। नहीं, ये गलत पर्सनल अटैक मत करिए। आप किसके प्रवक्ता बने हुए हैं? जब मोदी जी ने, आप किसके प्रवक्ता हैं ये बताइए ना। युवाओं को बहुत परेशान किया, उनसे कहा कि पकौड़े बेचो, उनसे कहा कि नाले में से गैस निकालो, नाले में से गैस निकाल के बेचो, उन्होंने कहा कि पेट्रोल को जो है धान में से निकालो। और जब युवा नाराज हो गए तो उस वक्त ये 10% लाए। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, अभी बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो मैं ये युवा के लिए पहले लागू बिल्कुल बचे हुए 30% की बची हुई आबादी है केवल उसके लिए। तो ये आपका तर्क सही। अनिला जी जवाब देंगे, अनिला जी आपका जवाब देंगे। मैं ये कह रहा हूं, मोदी जी से मैं एक निवेदन करता हूं, वाकई में अगर इन युवाओं के साथ आप इंसाफ करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी ये 10% का एक्शन लगाइए, हम आपकी हिमायत करेंगे, आपका साथ देंगे। आप उत्तर प्रदेश में नहीं, प्राइवेट सेक्टर की मांग बहुत पुरानी है। अब सवाल यह है कि अब कोई अमेरिका से कंपनी आएगी, उसको आप मजबूर करेंगे उसमें देने के लिए। जब भी देंगे बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको लाइसेंस नहीं देंगे अगर वो एक्शन नहीं लाएंगे। नहीं आएगी कंपनी, नहीं आएगी, निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो देश पीछे जाएगा। तो फिर रोजगार कैसे पैदा होगा? रोजगार कैसे पैदा होगा? संसद में हमको कोई एहसान नहीं करती। पार्टी ने रखा है, ले आओ, कुछ मिल गया तो आप जबरदस्ती आती है, पैसे कमाने आती है, सारी आवाजें क्योंकि हमारी मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। कोई हम पे एहसान नहीं करते। गाजी साहब, पहली बार तो खुश हो जाइए आप कि बीजेपी की सरकार ने आपके लिए आरक्षण ला दिया। जुमला हो जाएगा ना, मुसलमानों के लिए आरक्षण ला दिया। बाद में जुमला ही कह देंगे, ये बाद में देखेंगे। अभी तो आरक्षण ला दिया, पहली बार तो धन्यवाद कर दीजिए कम से कम। नहीं किंतु परंतु के साथ जी नहीं करेंगे, ये ना शुक्रे लोग हैं, ना ना शुक्रे लोग हैं, द्वेष की भावना से यहाँ बैठे। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। उन्होंने एक बात कही, पढ़े लिखे लगते हैं, इनकी शक्ल से पढ़े लिखे लगते हैं। आपको पता है ईज ऑफ बिजनेस में भारत इनकी जवाब अनिला जी का जवाब एक बार जवाब। आप पढ़े लिखे लगते हैं मुझको, शायद होंगे भी। ईज ऑफ बिजनेस में वर्ल्ड में अब भारत की क्या रैंकिंग है? 142 रैंक से 77 रैंक पे भारत पहुंच गया है। ऐसे पहुंच गया है। मोदी जी आए और कम हो गई है। गाजी साहब नहीं मान रहे, सुनिए, लेकिन सवर्ण सबका क्या मान रहा है? अच्छा एक बार मैं यहाँ एक क्लियर कर दूं। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि भाई हिंदू कोई सवर्ण है कोई अवर्ण है, तो अगरा और पिछड़ा इन शब्दों को मैं ठीक नहीं मानता हूं। ये जानबूझ के बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की पार्टी इसी में खड़ी हुई थी, क्या बात करते हैं आप लोग? ओबीसी से निकली हुई पार्टियां हैं आप लोगों की, आरजेडी की, समाजवादी की। सवर्ण का पक्ष सुमंत कुमार सिंह। पहले जो एसटी एक्ट लाया गया, ठीक है सर, उसमें भी पूरा समाज हमारा नाराज रहा, क्योंकि उस समय संसद में भी बहुत सारे सवर्ण राजनेता हैं। उस समय किसी ने समर्थन नहीं किया कि हाँ ये सवर्णों के खिलाफ जा रहा है। आखिर उस समय भी तो सवर्ण को बोलना चाहिए था ना कि ये सवर्णों के खिलाफ जा रहा है। क्यों नहीं कोई एक नेता नहीं खड़ा हुआ कि ये सवर्णों के हित में नहीं है? मैं जवाब पूछना चाहूंगा आपसे। ठीक है, तो अब नाराजगी दूर हुई क्या? अभी नाराजगी दूर नहीं हुई है सर। ये सवर्णों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है। नहीं, 30% की आबादी के लिए जो बचा तबका था करीब 30 से कम ही है, उसके लिए 10% आरक्षण आया है जो पूरी आबादी का है। के मुंह में जीरा है सर। आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये जो तो निम्न वर्ग है सवर्ण का, कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? इसमें मध्यम वर्ग भी है सर। मध्यम वर्ग का सवर्ण कहाँ जाएगा? ये तो ओबीसी भी है सर। मध्यम वर्ग का सवर्ण कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए। बोल रहे हैं कि जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? कदम उठाया जो कि सामान्य वर्ग में वंचित, शोषित और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, उनको भी हम प्रयास करते हैं। ये पहला कदम है। सभी तरह के लोग हैं, समाज में सभी तरह के लोग हैं। आपको आईना दिखा रहे हैं, विरोधी आपको आईना दिखा रहे हैं। आईना देख लीजिए, चेक लीजिए अभी। वो इसलिए उठाया है, पता नहीं क्यों यहाँ पे कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है संविधान में संशोधन करके, और फिर जो कानून लाया गया है उसके क्या क्या मायने हैं, और क्या इस एक बॉल से पूरा विपक्ष ऑल आउट हो गया है राजनीति के मैदान में? क्योंकि राजनीतिक जगत में बिना सियासी फायदे नुकसान के कोई भी कदम नहीं उठाया जाता, ये हम सब जानते हैं। तो इसके क्या फायदे होने वाले हैं, 2019 पर क्या इसका असर होने वाला है, और जो बड़ा सवाल है कि क्या इससे जातियों की दीवारें टूटेंगी, क्योंकि इसमें सभी आ रहे हैं, एक यूनिवर्सल है ये, और ये क्या धर्म की दीवारें भी टूटेंगी क्या?
क्योंकि बीजेपी ने यह भी कहा है कि ये मोस्ट सेक्युलर बिल है, इसमें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको फायदा मिलेगा, जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामान्य वर्ग के लोग। चलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूं इस बार दर्शकों के साथ, हमारे साथ जो ऑडियंस है। कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया, ठीक है, लेकिन इलेक्शन के लालच में भी नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने तो इलेक्शन आने के 4 महीने पहले कर दिया। चलिए जवाब अनिला जी। इससे फायदा युवाओं को होगा कि नहीं होगा, हमें वो सोचना चाहिए। ठीक है, चुनाव आ रहा है, आप लोग की मर्जी है, आपको लगेगा नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के लिए एक अच्छा कदम उठाया जो साल दर साल आपको फायदा पहुंचाएगा, तो आप वोट करिएगा नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ऐसी कांग्रेस जिसने केवल और केवल फायदा उठाया युवाओं के लिए, हमको उसी को वोट देना है। या समाजवादी पार्टी जिसके एक नेता, बड़े नेता आजम खान कहते हैं नहीं, इसमें से 50% तो आप मुसलमानों के लिए कर दो, उनको वोट करना है। सपा बसपा का गठबंधन इसी के लिए है। तो केवल आप कैसी बात है? ये कल की खबर है। आप लोगों को जज करना है, चुनाव आएंगे चले जाएंगे। अपनी कम्युनिटी के नेता कौन सा नेता ऐसा है जो वाकई में जी बैठे अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए मांग रहे हैं, तो आजम खान जी ने मांगा है। ऐसे बहुत सारे लोग दलित भाई अपने लिए मांगते हैं। नहीं तो वो आपके हिसाब से आजम खान साहब ने जो डिमांड की है कि 50% नेता है, ये आप जोड़ रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ व्यक्ति अपनी। आजम खान आपके नेता नहीं है, समाजवादी आजम खान जी ने अपनी। आप भाई साहब शांत रहिए। आजम खान साहब आपके नेता है कि नहीं है? नेता है। 50% उन्होंने मांगा कि नहीं मांगा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो? वो मुसलमानों के भी नेता हैं, वो अपनी कम्युनिटी के लिए मांग रहे हैं ना। कम्युनिटी के आप हाँ करते हैं उनके साथ? किसके साथ? आप सहमत हैं? नहीं, हम आजम खान साहब के साथ सहमत हैं? हम क्यों सहमत होंगे? समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उसके लिए सहमत है, हम सब जनता के लिए सहमत है। नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के लिए मैं मांगूंगा, किस 140 करोड़ देशवासियों के लिए उनके लिए हूँ। आप जाति के लिए नहीं, किसी के लिए। मेरे सभी यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी अगड़ी पिछड़ी सब जातियां हैं, मैं उनके लिए सहमत हूँ। अनिल जी आपको मैं देख रहा हूँ, अनिल जी आपको फंसा लिया, आजम खान साहब के सवाल में फंसा लिया। ये देखिए, फंसाने का तो कुछ ताल्लुक ही नहीं बचता है। देखिए मैं जो समझ पा रहा हूं, जो आप कह रही थी कि 70 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई और अब क्यों कर की, डरते डरते कोई पार्टी नहीं कर पा रही थी, डर के मारे कि बाकी ने नाराज हो जाए, और डर के मारे ही संसद में कोई विरोध नहीं कर पाई। अब जब ये बिल आया तो ये सियासी डर रहा है जो इसकी वजह रहा है। अगला सवाल, जो ये कदम लिया गया है बीजेपी से, इसको अगर 2 शब्दों में बोलना हो तो उम्दा काम। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से हूं, सवर्ण हूं। जैसा सर आपने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा, जहां पे ऊंट के मुंह में कुछ नहीं था, चलो जीरा तो मिला चबाने को, चलो जीरा तो मिला। जहां पे 70 सालों में ऊंट के मुंह में कुछ नहीं था सवर्णों के, जीरा मिला चबाने को। पर मैम कहीं ना कहीं से एक ये झटका भी लगा था, जो हम इलेक्शंस में बातें करते हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे हटी है। ये आपको भी मानना होगा कि कहीं ना कहीं 2 कदम उसको एक झटका लगा है। आगे क्या, हम लोगों के लिए क्या, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा, अगर आप कुछ। बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण भी दिया था, मेरी आवाज लगातार जो विरोधी दल है दबाने का प्रयास कर रहे थे कि मैं बता रही। भाई साहब आप ही उत्तर दे दीजिए बीजेपी की तरफ। नहीं, उत्तर दे दीजिए। स्थानीय कृपया करके मुझे उत्तर देने थे। देखिए, जैसे मैंने ईज ऑफ बिजनेस में आपको बता दिया, ईज ऑफ बिजनेस में कोई ऐसे ही नहीं इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है। यहां पर बिजनेस हो रहा है ना, बिजनेस होगा तो रोजगार होगा ना, तो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। एक साल में अगर आप ईपीएफ का भी उठाकर देख लेंगे, 50 लाख से ज्यादा वहां पे एनरोलमेंट हुए हैं, तो बिजनेस क्रिएट हो रहा है। मैं आपको एक बात कहूं, यहाँ पे 65% यूथ है हमारे देश में, 65%, 135 करोड़ की आबादी का 65% यूथ है। हाँ, साल दर साल उसको कमजोर किया गया। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा निरंतर प्रयास करते हुए, चाहे वो मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट है, अलग अलग तरीके से जो एक नेटवर्क पूरे देश में बिछ गया है। अरे क्या प्रॉब्लम है सर, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने पूछा है, आप यहाँ आपको डिबेट करनी तो यहाँ आ जाइए।
नहीं तो जिसके लिए बैठाया बैठाइए। नहीं आपके साथ आपको कुछ प्रॉब्लम होगी ना? ये भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है। जब इनसे सवाल पूछोगे तो ये इसी तरह से बात करेंगे कि आपको प्रॉब्लम की यहाँ जाइए। चलिए अगला सवाल, आप अगला सवाल दीजिए उसका, तो हमें प्रॉब्लम किसी को नहीं ये होगी। यूथ ने अभी हाथ उठा के दिखा दिया जनाब कि वो आप और आप और आपके साथ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। इसलिए हाथ नहीं उठा दिया कि आपको वोट दे दिया, यूथ ने इसलिए हाथ उठाया है कि उनको आप गुमराह मत करना। आप लाए हो अगर यूथ यही यूथ के साथ हो कि नहीं? अरे भाई आप 50% आजम खान चले गए, आजम खान जी कहा वहाँ बहुत ठीक है। आप नरेंद्र मोदी जी को जो जुमलेबाजी कर रहे थे, जुमलेबाजी नहीं चलने वाली। पार्लियामेंट में आप बताइए आपका प्रधानमंत्री जुमलेबाज है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी जुमलेबाज है कि नहीं है बताइए? ये जुमलेबाजी नहीं। अच्छा अनिरुद्ध जी अच्छा एक एक करके ये अनिला जी का एक सवाल मेरे भी मन में है। अगर आपको इतना विरोध था, इतनी आपत्तियां थी, जितनी आपत्ति कर रहे हैं आपको और आपको कांग्रेस को समाज, तो आपने बटन फेवर में क्यों दबाया? पास क्यों होने दिया? बिल्कुल आप लोग चाहते थे रोक लेते। मैंने कहा किसी ने सुना क्या? आप ये बात किसी ने सुना मैंने विरोध किया? और अनिला जी इस बात पर बात करेंगे कैसे? पूरी भारतीय जनता पार्टी सदन में चाहती थी कि कांग्रेस विरोध करे और जो विपक्ष समर्थन में आए विरोध करे, वो ये चाहते थे। और आज भी इस मंच में एक बात हो रही है। तो अजय जी आपको कहना चाहूंगा, अभी क्या कर रहे हैं? सदन में समर्थन किया और यहाँ भी समर्थन। अजय जी इनकी मजबूरी थी, आप जो बेईमानी कर रहे हो हम उसके खिलाफ हैं। आप बताइए एक गाजी साहब, आप बताइए आरएसएस का एजेंडा आरक्षण को खत्म करने का है कि नहीं? खत्म हो और कांग्रेस से मजबूर हुआ कि आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे और बिहार की जनता ने फैसला किया ये आरक्षण को खत्म करने का। उनकी शांति मुझे वापस पटरी पर लाने दीजिए। देखिए ये यहां हम रोजगार के मुद्दे पर नहीं बात कर रहे हैं, हम आरक्षण पर कर रहे हैं। और आरक्षण सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए आप, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर 100 भी नौकरी है पब्लिक सेक्टर में, सरकारी नौकरी अगर 100 भी है तो उसका हिस्सेदार कौन कौन बने? बात इस पर हो रही है, इस पर नहीं हो रही है कि 100 नौकरी है या 1 करोड़ नौकरी है या 2 करोड़ नौकरी है। हमने कहा नहीं है। अगर 100 नौकरी भी है, नौकरियां खत्म होगी दी नहीं। दौला साहब बात समझिए, मुद्दे को भटकाइए मत, मुद्दे को भटकाइए मत, मुद्दे बात कह रहे हैं कि नौकरियां खत्म। मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों पर अलग अलग बात होगी, लेकिन यहां का मुद्दा यह है कि आर्थिक आधार पर इस देश में पहली बार जो आरक्षण आया है, जिसके लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लोगों ने जान तक दी है। आप नहीं भूलिए इस बात को, सामान्य तबके के लोगों ने आरक्षण के मामले में जान दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, आज उनके नाम पर चौक वहां बना हुआ है, लोगों ने जान दी है। गोस्वामी ने दी थी जी, बिल्कुल। तो ये आज उनको अगर कुछ मिला है तो उस गोस्वामी कमेटी से बिलोंग करता था। अब लेकिन सवाल तो है कि अब जैसे इन बच्चों से पूछिए, जितना ज्ञान होगा, जितना मुझे होगा मैं वो बात कहूंगा, जितना उन्हें वो कहेंगे। उन्हें पता है कि आरएसएस इसके आरक्षण के खिलाफ है, ये आपको पता है। जिनको पता वो कहेंगे हाँ खिलाफ है। और 1.25 करोड़ नौकरियां 2018 में गई है। चलिए अवधेश कुमार जी, मैं आगे बढ़ता हूं। ये बहस कांग्रेस ने समर्थन किया है, हम साथ हैं। आप खिलाफ क्यों करना चाहते हो हमें? तो आप फिर हम ये कहना चाहते हैं तो आप नाराज क्यों हैं? अपना वर्क नहीं किया, पूरे देश के आंकड़े आपके पास होने चाहिए थे। अच्छा आर्थिक भी दौला साहब आपने आंकड़े नहीं किए। आपके गरीब आंकड़ा कहाँ है? अरे दौला साहब से पूछा गया है नहीं। दौला साहब आपकी तैयारी की पेश किया गया, आपकी नाराजगी की वजह से लाभ नहीं दोगे, आपकी संशय है और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बिना तैयारी के आए हो। दौला साहब देना नहीं चाहते, आचार संहिता लग जाएगी, साहब सुन तो लीजिए। अरे आप सुन तो लीजिए, आपकी नाराजगी की वजह क्या है मैं बताऊं? नाराज नहीं, बिल्कुल अब सुन तो लीजिए। नहीं आप नाराज दिख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। नाराज नहीं, नाराज है आप चाहते हैं। सुनिए भी, आप सुनिए भी। पानी दो आप नहीं, थैंक यू। दौला साहब आप अब तक जनेऊ दिखाते रहे, आप अब तक डीएनए बताते रहे और बाजी ये मार ले गए आरक्षण से। आप नाराज इस बात से हैं? बिल्कुल नाराजगी इस बात की है नाराज नहीं है कि एक झटके में ये ले गए, फायदा ये ले जाएंगे इलेक्शन में। क्या नाराजगी इस बात की है? ये चूंकि अवधेश जी को मैं लाना चाहता हूं। अवधेश जी नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। इस पर बहुत बात हुई है, संसद में भी बहुत बहस हुई। नहीं, मैं तो एक बात पूछना चाह रही हूँ, बहुत छोटी सी बात पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, जनेऊ दिखाते हैं, सब करते हैं, पर राम मंदिर की बहस में इनका एक प्रवक्ता नहीं आता ना, एक प्रवक्ता नहीं आता। आपने बताया राम मंदिर
बताया। मैनिफेस्टो मांग आप लेकर देखिए, आए। नहीं, मुद्दा, ये आज राम मंदिर पर मैं अगला सवाल। सर, आरक्षण तब दिया जाता है रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए। अगर ओबीसी का आरक्षण 27% है, मतलब 27% सीटें फिक्स हो गई और उसके बाद की सीटों पर भी आप आ सकते हैं। मगर सर इस अमेंडमेंट से जो 10% आपने दिया उससे सवर्णों की सीटें बढ़ी। पहले भी 50 ही सीटें थी और आज भी 50 ही सीटें हैं। होना ये चाहिए था कि बाकी आरक्षण को कम करके उसको 50 में इंक्लूड करना चाहिए था, मगर आपने हमारी सीटों में हमको ही सीट दे दी है। 50 सीटें दी और आज ये पॉइंट सॉलिड है आपका। मैं ये कह रहा हूं अब देखिए पॉइंट में कह रहा था। जवाब देना चाहते हैं जी। देखो ऐसा है कि ये आर्थिक रूप से गरीबों के लिए हुआ है। उस 50% में भी जो आगे थे, जिनकी संपन्नता थी, उनको ज्यादा लाभ मिल जाता था, और उसमें भी जो बाकी सामान्य वर्ग में जो बाकी वंचित और पिछड़े थे वो अलग रह जाते हैं। तो आरक्षण उनके लिए हुआ है। अब आरक्षण मुझे कहना पड़ेगा तो मैं तो अपने परिवार को कहूंगा कि तुम आरक्षण में कभी अप्लाई मत करो, क्योंकि हम सक्षम हैं करने के लिए। राजनीतिक पार्टियां वोट के कारण सामाजिक परिवर्तन का काम नहीं कर सकती हैं, इसीलिए आरक्षण सामाजिक परिवर्तन के बजाय समाज में तनाव और असंतोष पैदा करने का भी कारण बना है। तो यह काम यहां के समाज को करना है, और आपके लिए अगर सक्षम है तो आरक्षण आपके लिए नहीं है, यह सभी सवर्णों के लिए, सभी सामान्य वर्ग के लिए नहीं है। यह उनमें जो गरीब हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए आरक्षण है। सामाजिक भेदभाव कम होगा क्या गाजी साहब? देखिए ऐसा है कि सामाजिक भेदभाव कैसे कम होगा, राजनीति से अलग हट करके समाज का सवाल पूछता हूं। हाँ। अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन ठीक कर रहे हैं कि इसमें सबको रिजर्वेशन मिलेगा, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, बिल्कुल, तो इसका फायदा होगा और दीवारें सिर्फ हटेंगी नहीं, ढह जाएंगी, और इसमें समाज में जैसा कि आप फरमा रहे हैं बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन अगर इसमें स्वर्ण जाति के लिए ही अगर ये किया गया है तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो बहुत फायदा होगा इसका। जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है, केवल आय प्रमाण पत्र चाहिए, आपको संपत्ति का प्रमाण पत्र चाहिए। जाति और इसमें जाति और धर्म का प्रमाण पत्र नहीं देना है इस आरक्षण में। बहुत सही कह रहे हैं। फिर जो 70 कमेटी की रिपोर्ट आई है, हम कहते हैं कि उसमें भी अब बदलाव आएगा। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर नंबर के हिसाब से देखें तो मुसलमान तबका है। हाँ, तो हमें अगर सबसे ज्यादा नंबर है, हकीकत है, तो इस बिल को हम सपोर्ट करते हैं, और कांग्रेस ने तो बहालत मजबूर किया। धन्यवाद कहिए ना, क्योंकि ये अनिला जी कह रहे थे कि आपको ना शुक्र धन्यवाद कर दीजिए। देखिए सरकार के पास कोई बीजेपी की गवर्नमेंट से हमें जनरल कैटेगरी में कैसे चल रहा है? 2011 में जाति जनगणना हुई थी, वो है नहीं, उनके यूपीए की सरकार थी, उसने उस जनगणना को बाहर तो लाया नहीं। रिपोर्ट पहले हुआ, पी चिदम्बरम साहब ने घोषणा कर दिया था कि जाति जनगणना की रिपोर्ट लाएंगे, वो आए नहीं है। 2021 में फिर से जनगणना होने की बात हो। लेकिन मैं बता रहा हूं आंकड़े कई प्रकार के होते हैं। एक आंकड़ा अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 2000 में, इसीलिए जो आज सवाल उठ रहा है, एक कमेटी बैठाई थी कि भाई सोशियो इकोनॉमी स्टडी हो कि आरक्षण जिसमें मिल रहा है उसमें सही तबके को जा रहा है, नहीं जा रहा है, किसको चाहिए। वो एक रिपोर्ट सरकार के पास है। 2007 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी ये कराई थी, वो भी सोशियो इकोनॉमी डाटा है। फिर नाबार्ड का एक टोटल डाटा है कि भाई गांव में किसके पास कितनी भूमि है, कितनी आमदनी है। अभी कृषि मंत्रालय ने 2 साल सर्वे कराया 15-16 में, जिसकी रिपोर्ट 18 में आई है, जिससे भी पता चलता है कि गांव के लोगों की तो आंकड़े कई प्रकार के होते हैं। तो ये है कि आंकड़े के भी हैं, पॉपुलेशन के भी हैं, वो आंकड़े सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेस करती तैयारी। हम ये तो कह रहे हैं वो बताते फटाफट इसको पास करो, हम 2 महीने बाद बाकी आरक्षण जैसे चल रहा है ये भी वैसे ही चलेगा। सबके लिए आंकड़े हैं मौजूद, तभी तो आरक्षण चल रहा है। जी अगला सवाल। आखिर हमारे देश में जो 2.5 से 5 लाख पर एनम जो अर्न करता है वो भी तो 5% टैक्स देता है, तो किस तरह से आप उन्हें इकोनॉमिकली मतलब 8 लाख से कम का गरीब लेकिन 2.5 लाख वाला टैक्स क्यों? 2.5 लाख वाला टैक्स पेयर है। ये सवाल उठ गया है नया। अब फ्री कीजिए 8 लाख तक का। 8 लाख का इसलिए स्लैब रखा गया है जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा यूथ्स को बेनिफिट मिल सके। और 8 लाख का ये स्लैब ओबीसी में क्रीमी लेयर में पहले से ही रहा है, चेंज किया जा सकता है। नहीं देखिए ऐसा है, क्रीमी लेयर उसमें तो इसलिए 8 लाख हुआ कि 27% आ नहीं रहे थे, तो इसलिए आय की सीमा थोड़ी बढ़ानी पड़ी है कि तू अपना सीट फुलफिल करे, क्योंकि इतना होने के बावजूद सीट फुलफिल नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी 8 लाख है, समय के अनुसार इसके लिए संविधान संशोधन टैक्स रिबेट किसी में भी बढ़ाई जानी चाहिए। जरूरत नहीं है, इसमें घटाया जा सकता है समय समय। पहले एक बिल आ गया, पास हो गया, वो चीजें साकार हो गई। अब उसमें जो
कैप है आय का उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है समय के अनुसार। चलिए अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि सर आपकी सहयोगी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने आरक्षण के बिल पर सपोर्ट नहीं किया, वो आपकी सहयोगी है, तो आप आगामी चुनाव में आप उसका साथ देंगे या फिर आप उससे अलग हटकर चुनाव लड़ेंगे? अगर आप उसका साथ देंगे मतलब आप भी सवर्ण आरक्षण के विरोध में है। बड़ा सवाल आ गया। देखिए बच्चे बहुत अवेयर हैं। सदन में जब बिल प्लेस हुआ और कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, और इसके जो इसकी तैयारी को लेकर बात थी कि पूरे देश का सर्वे हो, आर्थिक विरोध कर दिया, इन तमाम कामों को लेकर इकट्ठा किया जाए और इसको बेहतर तरीके से लागू किया जाए। ये चूक ना हो जाए कि लागू ना हो, और ये जो झुंझुना पार्लियामेंट में कल दिखाया गया कि ऐसा ना हो कि लोग खिल चले जाए। उन्होंने पूछा है कि आरजेडी इकलौती पार्टी है विरोध करने वाली, इसलिए आप उसके साथ रहेंगे? ये है कि मोहन भागवत जब बिहार में जाते हैं, आप विशेषकर नौजवान हैं, इस सरकार को इस समय आरएसएस चला रही है और आरएसएस जवाब नहीं दे रहे। उनके जवाब नहीं मिला, जो बैठे लोग जवाब नहीं मिला। बिहार की परिस्थितियां क्या है, बिहार की सरकार ने क्या किया, वहां के नेताओं ने क्या कहा, ये बिहार के नेताओं को सवाल, हमारी पार्टी तो नहीं है। अब सहयोग दल को क्या कहता है, इसमें क्या मतलब हुआ? लेकिन कांग्रेस समर्थन में है, भाजपा चाहती है हम इसके खिलाफ जाएं, लेकिन आपको पता है कि हम कांग्रेस के तमाम नेता पहले भी आज भी गरीबों को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं, हम दलितों को शोषितों को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन आप चाहते हो कि आरक्षण के इस नाम को, आपने कहा भी, अवधेश जी ने कहा अनिला जी कुछ कहना चाह रही है सवाल पे, जहां रंग के नाम पर, गरीबी के नाम बहुत लंबा हो गया के नाम पर, छोटे जवाब, इतना वक्त नहीं रहता है का काम कर रही हो बीजेपी। अरे एक बात काम करती हो, आप रिपीट कर रहे बहुत ज्यादा। समानता का काम होगा। दूसरे को अभी आपने कहा कि कांग्रेस जो है गरीबी हटाने का काम करती है, आपकी बहुत बड़ी नेता रही हैं इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी कहा गरीबी हटाओ, इंदिरा को लाओ। उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो गरीब जो है और गरीब होता चला गया। 50 वर्ष से ज्यादा आपकी पार्टी ने राज किया इस देश में, गरीब जो है और गरीब होता चला गया। पूरे विश्व में इकलौता भारतवर्ष ऐसा है जहां पे आरक्षण की नीति लागू होती है। तो मुझे आप ये बता दीजिए सर जी कि जब देश आजाद हुआ, आप लोग बहुत गर्व से कहते हैं कांग्रेस ने देश आजाद कराया, हमने सरकार बनाई, तो गरीब जो है और गरीब कैसे हो गया? आरक्षण खत्म होना चाहिए था, उसकी जरूरत आज भी कैसे पड़ गई? जवाब। और जो राहत था वो डीमोनेटाइजेशन ने और गरीब कर दिया, अब गरीबी और फकीर कर दिया, और गरीब को फकीर कर दिया, भिखारी बना दिया, घर घर में भिखारी बन गए लोग। देश के प्रधानमंत्री और इंडस्ट्री खत्म हो गई। नेताजी लोग जनता को सुनिए, जनता को सुनिए, पब्लिक को सुनिए, चली जाएंगे। अनिला जी पब्लिक को सुनिए, पब्लिक ही वोट करेगी आप लोगों के लिए, पब्लिक। अजय सर, मेरा सवाल दोनों पार्टियों से, कांग्रेस से भी और समाजवादी पार्टी से भी, कि अभी तो आप लोग इतना बढ़ चढ़ के विरोध कर रहे हैं और बातें घुमा घुमा के एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत है ये चीज। तो आप ही दोनों पार्टियां थी जिन्होंने सबसे पहले पार्लियामेंट में जाके वोट किया, तो अब आपका कोई हक नहीं बनता है सर विरोध करने का। आप एक रीजन दीजिए कि आपने वोट ही क्यों किया, फिर तो ये आप ही की मंशा हुई, चुनाव के लिए। प्रश्न ये है, आप वो गलत बात समझ रहे हैं। गौरव साहब, भारतीय जनता पार्टी ये चाहते थे हम विरोध करें, हम विरोध नहीं कर रहे। ये कैसे पता चला? इसका मैकेनिज्म बढ़िया तरीके से बने ताकि सबको लाभ हो। ये लाभ देने वाले लोग नहीं है, ये तो चाहते हैं संदेश देने वाले। कानून बन गया है, लेकिन कानून कोई महत्व नहीं जब तक धरातल पर उतर कर ना जाए, इन युवाओं को नौकरी ना मिल जाए। ये जो बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर इनको काम ना मिले तो ऐसी योजनाओं बिल्कुल दुर्बलबाजी साबित होंगी। नौकरी कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं, हम नौकरी नहीं मिलते। फिर आखिर में समय बिल्कुल खत्म, आप लोगों की बारी अब खत्म। अब एक आखिरी सवाल का जवाब आप लोगों से ऑडियंस पोल के जरिए। समय अब बिल्कुल नहीं है मेरे पास। क्या अब जो ये कहा जा रहा है, आप लोगों ने कहा कि आरक्षण अच्छा है, अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या नौकरी भी इससे मिलेगी? क्या आप लोगों को लगता है कि नौकरी मिलेगी, इसकी वजह से फायदा होगा और नौकरी मिलेगी? तो हाथ उठाइए। इसमें भी करीब करीब सभी कह रहे हैं, थोड़े से डाउट के साथ, क्योंकि अभी देखना बाकी है और इंतजार हमें करना होगा। लेकिन जो बातचीत से 18 की पंचायत में एक बात उभर के आ रही है,
कि जिसकी अभी तक कोई नहीं सुन रहा था उसको सुना गया, ऐसा लग रहा है ज्यादातर लोगों को। और ज्यादातर लोगों को यह भी लग रहा है कि वो दीवारें जो आरक्षण की राजनीति ने खड़ी की थी, इस आर्थिक आधार की वजह से अब वो दीवारें कमजोर होंगी और समाज में सद्भाव बढ़ेगा। इसके लिए सबको कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो अगड़े हो, पिछड़े हो या समाज के हर तबके को। ये हमें उम्मीद करनी चाहिए, इससे एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक बात हम ये भी समझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।